Hello and good evening, dears. Finally, we are back with the JEE main paper. Today, we are going to discuss the morning shift paper of 31st August, and I welcome you all on the behalf of Resonance. So, बेटा पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, this is the very first question that we are having. This particular question is from surface chemistry. Surface chemistry में बेटा ऐसा क्वेश्चन अपने से एक्सरसाइज 3 में आपको अवेलेबल है, क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस ने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी पूछ रखा है. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा. तो इसमें क्या है बेटा, अपने को ये चीज़ पता है, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पूछ रहे हैं. तो और वर्सेस ग्राफ क्या है बेटा, एक्स वाई एम वर्सेस पी है. तो अपने को पता है एट अ पर्टिकुलर प्रेशर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्स वाई एम की वैल्यू कम आएगी. तो आपको क्या दे रखा है बेटा, T1 ग्रेटर देन T2. तो T1 बड़ा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वैल्यू कम आएगी एक्स वाई एम की. तो इसके लिए पहला ग्राफ सही है. ठीक है, चलो ये तो आते ही नहीं है इस टाइप के, ये भी कब नहीं आते, कब तो ऐसे ही आते हैं बेटा. ठीक है, तो बाकी 3 और 4 तो फर्जी ऑप्शन है. आगे चलते हैं बेटा. क्लासिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी गिवन था. अगला क्या है बेटा, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32. ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर देयर विच हैव ml बराबर 0. इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो क्या है पहले ये बता देता हूँ. किस चैप्टर का, क्लास 11 का टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का. आसान सा क्वेश्चन है. ml बराबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 करना है. वो बेटा एस सबशेल में एस ऑर्बिटल का होता है, क्योंकि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है. ठीक है, पी सबशेल में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड. तो जो पी जेड होता है उसका ml बराबर 0 मिलेगा यहाँ पे. डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी जेड स्क्वायर का मिल जाएगा आपको. ठीक है, ऐसे ही एफ सबशेल जो होता है, अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करते एफ के बारे में, लेकिन वहाँ पे एफ जेड क्यूब जो होगा उसका ml बराबर 0 होता है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे एफ तो इन्वॉल्व भी नहीं होगा. सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म में अपने को क्या लिखना है बेटा, कन्फिग्रेशन लिखना है. अगर किसी के मन में आ रहा है सर मैं ऐसे लिख दूँ, AR 4s2 3d10 4p2, तो बेटा दिक्कत क्या है ना, जो ये पूछ रहे हैं ना वो आपको कभी दिखेगा नहीं. तो आपको क्लास में बताया भी जाता है कि भी जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएं, या जब वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो इस टाइप की, तो आपको हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्फिग्रेशन लिखना चाहिए. जब आप एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्फिग्रेशन लिखोगे तो बेटा क्या आ जाएगी, ये सोल्यूशन मत देखना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है शायद, तो आप ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देखें आप. तो अपने को देखना है कि पहले तो कन्फिग्रेशन लिख लिया, अपने को फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स देखने हैं. तो बेटा एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका ml बराबर 0 होगा. ठीक है, तो एस वाले तो सारे मिल जाएंगे. चलो 4 तो ये हो गए. अब बेटा पी सबशेल में अपने को पी जेड लेना है, तो ये फुल्ली फिल्ड है. हाँ जी, तो यहाँ पे अपने को पी जेड भी फुल्ली फिल्ड मिलेगा, क्योंकि पी सबशेल कितना है, फुल्ली फिल्ड है बेटा. यहाँ भी अपने को पी जेड फुल्ली फिल्ड मिल जाएगा. ठीक है, और D10 डी सबशेल जो है वो भी फुल्ली फिल्ड है, तो डी जेड स्क्वायर भी फुल्ली फिल्ड होएगा, तो ये मिल जाएगा. ठीक है, और 4p2 ये बेटा कैसा होगा, इस तरीके से होगा. ठीक है, तो ये तो फुल्ली फिल्ड है ही नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहा है. तो अपने पास आंसर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द आंसर. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन. क्या बोल रखा है बेटा, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीम्स टू बी फ्रॉम आइडियल गैस चैप्टर विच इज ऑफ क्लास 11th. और बेटा क्या बोल रहे हैं, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस का मतलब क्या, आपने मोल्स कांस्टेंट कर दिए. ठीक है, कोई बच्चा बोले सर मोल अमाउंट का तो मतलब मास होता है. अरे भैया, मास, मोलर मास तो कांस्टेंट है, तो मास अपॉन मोलर मास मोल्स हो गए बेटा, तो मोल्स भी कांस्टेंट आ गए, क्योंकि आपने मास दे रखा है. फॉर अ गिवन अमाउंट मास फिक्स कर दिया, मोलर मास फिक्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो फिक्स हो गए. वी हैव द इक्वेशन PV बराबर nRT. मोल्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑब्वियसली कांस्टेंट है, और इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर भी दे रखा है. तो कैन यू सी दिस थिंग कि PV बराबर कांस्टेंट आ गया बेटा. क्लासिक क्लास नोट एग्जांपल है ये. PV बराबर कांस्टेंट आ गया, यानी अभी किसी भी पैरामीटर के साथ चेंज नहीं करेगा. नाउ एज यू कैन सी वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव PV. तो ये क्या इक्वेशन बन के आ गई बेटा, y बराबर C इक्वेशन बन के आ गई. y बराबर कांस्टेंट तो बेटा यही होता है. यहाँ पे p दिया जाए, p स्क्वायर दिया जाए, p की पावर 3/2 दिया जाए, b क्यूब दिया जाए, b की पावर 3/2 दिया जाए, b की पावर 5 दिया जाए. टेक एनीथिंग वॉट एवर यू विश इन टर्म्स ऑफ p और v, ये ग्राफ सेम ही आएगा, y बराबर c. ठीक है, आप b 5 ले लो, p की पावर 5 ले लो, p की पावर 3/2 ले लो, it's not going to change. Now we are moving on to another question. क्या है बेटा,
विच इज़ नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। हाँ सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है, तो फालतू का ही क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर आपने क्लास 11th की एस ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो बिल्कुल जो एस ब्लॉक का लास्ट पेज है ना बेटा, वहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट की कॉम्पोजिशन दे रखी है। तो आपको अगर याद है तो आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा, अगर नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जब आप देखेंगे क्लास 11 के एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे जो है, वहाँ पे नीचे के कॉलम में पोर्टलैंड सीमेंट उन्होंने बात कर रखी है। पोर्टलैंड क्या, वैसे इंग्लैंड में एक जगह थी लेकिन अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने कॉम्पोजिशन बाकायदा दे रखी। तो वहाँ क्या क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है बेटा वहाँ पे, और उसके बाद में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी होगा, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं होता है। सर आपको कैसे पता? अरे भैया जो एनसीईआरटी में लिखी हुई ना लाइन, आपको कॉम्पोजिशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने याद है तो आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने को ये तो पता रहता है हाँ चलो कैल्शियम के मिल जाएंगे, कैल्शियम एल्यूमिनेट भी होगा, कैल्शियम सिलिकेट भी होगा। अरे भैया यहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यहाँ पे डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, अब ये कैसे पता चलेगा कि सर ड्राई था या डाई था या ट्राई था? तो उसके लिए बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज द composition. Now we are moving on to the another structure. This is dichromate Cr2O7 2-। स्ट्रक्चर काफ़ी आसान सा है। एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल भी है, और एज यू कैन सी क्रोमियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो लीनियर तो होने से रहा, ठीक है। तो लीनियर भी नहीं है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को ये पता ही होगा। अगर अपन इसकी बात करें OS निकालने की, तो एक तो तरीका क्या है जो आप फॉर्मूले से निकालते हो, अदरवाइज यू कैन सी दिस थिंग -1 इधर और +1 इधर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मैं केवल क्रोमियम के लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली फॉर द क्रोमियम +2 +1 +2 +1, तो +1 +1 2 हो गया, +2 4 हो गया, और +2, तो टोटल कितना आ गया? 6 आ गया। किसी को ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो देख लो, +1 ++1 ++1, नो सॉरी यहाँ पे +2 आ जाएगा और एक +2, तो कितना हो गया? +6। दिस इज द OS, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट, कि अगर आपको कभी OS वगैरह पूछना हो डायग्राम से हमेशा आ जाता है, ठीक है। चलो पूछा नहीं है OS, अगेन आई एम सेइंग, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्रोमियम को +2 दे दीजिए, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्रोमियम को +1 दे दीजिए, ठीक है। चलो क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कभी भी आपको एम्बिग्युइटी लगे तो स्ट्रक्चर हमेशा सही आंसर देता है। जैसे आपको बचपन में पता होगा CrO5 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पूछा नहीं है, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। तो अगर आप फॉर्मूले से लगाएंगे ना, कितना आता है? +10 आता है। जरा यहाँ से देखो, +1 +1 +1 +1 +2, इन सबको जोड़ दीजिए आप, देखो +1 +1 +1 +1 +4 हो गया, और +2 +6 हो गया। दिस इज द OS ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ठीक है। इस तरीके से अपन निकालते हैं बेटा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग F ब्लॉक बाईवैलेंट मेटल आयन, बाईवैलेंट का मतलब बेटा M2+ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। तो देखो बेटा, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, यू कैन से दिस, ठीक है। अपने को कलरलेस बताना है, डायमैग्नेटिक भी है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए अपने को कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्फिग्रेशन, सो एज यू कैन सी दीज आर द फॉलोइंग कन्फिग्रेशंस, ठीक है। अब अपने को कन्फिग्रेशन लिखना तो पीरियोडिक टेबल में सिखा दिया जाता है बेटा। अब अपने को समझ में आता है, अगर +2 का कन्फिग्रेशन आ रहा है 4f14, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो F सबशेल 7 ऑर्बिटल्स होंगे सारे के सारे कैसे? फुल्ली फिल्ड हैं। तो आपको वहाँ पे कोई भी पैरामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पैरामैग्नेटिज्म कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। अगर अपन बात करें Nd2+ की, तो कन्फिग्रेशन क्या है बेटा? 4f4, तो अपने को एक चीज़ समझ में आती है, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स में से 4 में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आ जाएंगे बेटा? 4 आ जाएंगे। अगर बेटा अपन इसकी बात करें तो अगेन आउट ऑफ 7 ऑर्बिटल्स 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि सारे के सारे कैसे अनपेयर्ड, इसमें कितना आ जाएगा? 1।
तो उन्होंने अनपेयर्ड नहीं होने चाहिए। तो अपने पास क्या बचा, ये 4F14 वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड, फ्रॉम द आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी। और यहाँ पे केएसपी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। एक दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या दिया है, मोलर मास दिया है m ग्राम्स, ठीक है, किसका दिया है, A3B2 का, और सॉल्युबिलिटी इज x ग्राम पर लीटर। यहीं पे थोड़ा सा कैच है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो रहा था। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो अपन सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं वो अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की लिखते हैं, और वो क्या होती है, डेट इज नथिंग बट काइंड ऑफ मोलरिटी ही होती है। अगर x ग्राम पर लीटर है, ठीक है, x ग्राम पर लीटर, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है। अपन यही वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मोलरिटी में आता है मोल्स प्रति लीटर। यहाँ क्या है आपके पास, मास इन्होंने दे रखा है, सॉल्युबिलिटी इज x ग्राम पर लीटर। तो सबसे पहले आप मोलरिटी निकालिए। तो अगर मैं 1 लीटर का सोल्यूशन ले लूँ, ठीक है, तो उसमें कितने ग्राम होएगा, A3B2 x ग्राम होएगा। तो बेटा x ग्राम है, मोलर मास से डिवाइड कर दूं, जो कि इन्होंने कैपिटल M दे रखा है, तो बेटा क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हाँ जी, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वो 1 लीटर है, सोल्यूशन की वॉल्यूम लीटर्स में लेते हैं, तो यहाँ 1 लीटर ऑलरेडी है, तो अपन ने 1 लिख दिया। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या आई, XYM मोल प्रति लीटर। अगर आपने इतना चेंज कर लिया यहाँ पे, फिर आगे क्वेश्चन आपसे भी नया नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हर जगह अवेलेबल हैं, पहले भी पूछे जा चुके। तो बस अपने को ना इतना ध्यान रखना था। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। A3V2 क्या आएगा बेटा, A3 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ B प्लस, सॉरी, A3 एंड यहाँ पे आएगा बेटा 2 प्लस आएगा एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ B3 माइनस एक्वस 3s 2s, KSP क्या आ जाएगा बेटा, 3s की पावर 3 इंटू 2s की पावर 2। अगर मैं s को देखूं तो s की पावर 5 बन गया, और यहाँ पे बेटा 3 की पावर 3 27 और 2 की पावर 2 4, तो 27 इंटू 4 होता है बेटा 108। और s की क्या वैल्यू थी बेटा, XYM, तो यहाँ पे s की पावर 5 क्या आ जाएगा, XYM की पावर 5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू पूछिए, कंपेयर करोगे तो कितना है, 108। दिस इज गोइंग टू बी आंसर। तो ये आपके आंसर लिखे हुए हैं, वहाँ से देखो, ये थोड़ा देख लेना, ये लिखा हुआ है 3s, ऐसे लिख लो 2s, और s की वैल्यू XYM डाल दो, ठीक है। चलो डेट विल बी ऑल विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीम्स टू बी फ्रॉम मेटलर्जी, और इसमें क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 वी यूज क्रायोलाइट, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसकी रीजन क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al इन क्रायोलाइट इज +3। पहले बात तो ये सोचो क्रायोलाइट होता क्या है, Na3AlF6, दिस इज योर क्रायोलाइट। कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में बड़ा काम आता है। क्या काम में आता है, एक मेन काम इसका जो है वो सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जब अपन प्योर एल्यूमिना का, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अपने को एडवांस भी देना है ना, तो एक दो बातें सुन लो, क्योंकि एल्यूमिनियम की मेटलर्जी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपन सेकेंड स्टेप में प्योर एल्यूमिना का जब रिडक्शन कराने जाते हैं, तो अपन उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कराने के लिए तो अपन क्या करते हैं, क्रायोलाइट प्लस फ्लोस्पार यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेन काम जो क्रायोलाइट का है डेट इज़ टू बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, और वो CaF2 जो कि फ्लोस्पार होती है उसके साथ मिलके मेल्टिंग पॉइंट कम करती है और कंडक्टिविटी बढ़ाती है। तो जैसे जेई एडवांस ने पहले पूछ रखा था कि मेन काम क्या है उसका क्रायोलाइट का, तो मेन काम तो भैया है टू बी यूज्ड एज सॉल्वेंट, और CaF2 के साथ मिलके वो मेल्टिंग पॉइंट लोअर करती है और कंडक्टिविटी बढ़ाती है। तो इस चीज़ को अपन ध्यान रखें। तो इन्होंने पहला जो दिया है स्टेटमेंट, बी यूज क्रायोलाइट, ये बात तो सत्य है बेटा। अगला क्या है, एल्यूमिनियम
+3 में होता है, ये भी बात सही है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन तो है नहीं बेटा। तो इट सेकेंड स्टेटमेंट जो रीज़न जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन 75% एंड द 50%। सबसे पहले बेटा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, Tx% क्या होता है। व्हाट इज Tx%? ये वो होता है टाइम रिक्वायर्ड so that particular species has reacted X%। इसका मतलब ये नहीं होता है T75% अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो अपने पास 75% स्पीशी बची हुई है, नहीं, 75% स्पीशी रिएक्ट कर गई है, अपने पास बचा कितना है, 25% बचा है। ठीक है, तो अगर 75% रिएक्ट कर गई है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई, 25%, यानी 1/4 टाइम्स। और अगर 50% रिएक्ट कर गया है तो कितना रह गया, हाफ रह गया है। ठीक है, तो अपन जानते हैं बेटा टाइम क्या आ जाएगा, 1 टी हाफ में हो जाता है आधा, 2 टी हाफ में हो जाएगा उसका भी आधा। ठीक है, आप फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे देखें, आधा होने में 1 टी हाफ, 1/4 होने में 2 टी हाफ, तो यानी दुगना टाइम लगेगा 1/4 तक पहुंचने में उसे, और किसके रेस्पेक्ट में, टी हाफ के रेस्पेक्ट में। तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा, 2 टी हाफ अपॉन टी हाफ। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 2 इज गोइंग टू बी आंसर। चलो बेटा आगे मूव करते हैं, फॉर्मूले वगैरह से करें तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 0.1 मोलर। ये बेटा चलो मोलर दे रखा है, चलो मोलर ही ले लो। ठीक है, वैसे मोलर ही होना चाहिए था, इससे पहले कैपिटल एम था, करेक्शन में इसको अपन ने छोटा एम कर दिया होगा फाइनली। चलो बढ़िया बात है। पूछा क्या, मोस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा आप समझ ही गए होंगे, क्लास 12 का टॉपिक है सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। डेल्टा टी एफ का मैग्नीट्यूड जो है वो अपने को मैक्सिमम चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा टी एफ बेटा क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, के एफ इंटू मोलैलिटी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, के एफ जो होता है वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, सॉल्वेंट सब में ही सेम है, पानी है, तो के एफ को तो अपन को देखना ही नहीं है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, मोलैलिटी आपने सबकी सेम ले रखी है 0.1, तो वो भी गया, तो अपने पास बचा क्या, केवल आई का ही तो फैक्टर बचा। तो अपने को देखना है जिसका वेंट ऑफ फैक्टर आई सबसे ज़्यादा है वही उसका डेल्टा टी एफ भी सबसे ज़्यादा आएगा, मोस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसी का होगा। तो इसका बेटा आई 1 है, इसका इथाइलिन ग्लाइकोल आप जानते होगे बेटा ये होता है, इसका भी आई कितना है बेटा 1 है। ग्लिसरॉल OH OH OH, इसका भी आई कितना है 1 है। तो इन तीन का तो आई 1 आ गया। अच्छा, अब अपन KHSO4 की बात करें तो एक तो अपने को पता है आयनिक है K+ और HSO4-। अगर आप इतना ही तोड़ दोगे तब भी आपको आई 2 नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज अपने को ये भी पता है ये भी थोड़ा सा डिसोशिएट होएगा और H+ SO4 2- देगा। अच्छा, क्वेश्चन ये तब बनता जब ये पूछते कि भैया मेरे को आई की वैल्यू बता दे कितनी है। तो आई की वैल्यू ना ही एग्जैक्टली 2 है और ना ही एग्जैक्टली 3 है, आई की वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं है। आई जानते हो ना वेंट ऑफ फैक्टर, तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू आएगी ना वो 2 से 3 आएगी, ना ही एग्जैक्टली 2 आएगी ना ही एग्जैक्टली 3 आएगी। चलो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने बुद्धि नहीं लगाना है यहाँ पे, बस मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनसॉल्युबल इन 50% ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस। और बेटा आपको ये कैटायन जो देख के लग रहा होगा कि ये सेकेंड ग्रुप के हैं बेटा, सेकेंड ग्रुप में HGS जो होता है वही 50% HNO3 सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होता, बाकी सारे के सारे ये जो गिवन है अपने को डिज़ोल्व कर जाएंगे। तो एक ये वाला हटा दो बेटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ बेटा वी आर मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्या बोल रखा है बेटा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम
पीरियोडिक टेबल क्लास 11, तो बेटा अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन अ पीरियोडिक टेबल। तो जनरली अपन एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं, जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं बेटा। तो इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आपका मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होएगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होएगा। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, हाँ। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, सही बात है। अगला क्या है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सही बात है। और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो भैया अपने को पता ही है, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहती नहीं है, वो तो फटाफट इलेक्ट्रॉन निकालते, फटाफट ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये चीज़ गड़बड़ है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आधा सही है और आधा गलत है। आधा सही आधा गलत मतलब स्टेटमेंट गलत है। तो आपका क्या आ जाएगा, असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ठीक है बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते ना, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब कुछ ना दे रखा हो चुपचाप मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं अपन। आगे बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बेटा एरो नहीं है, मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ आपके लिए। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे K1 दे रखा है विच इज़ ऑफ क्लास 12th, और ये K2 दे रखा है बेटा। ठीक है, आई डोंट नो हाउ दे मेजर दिस पार्ट। K1 और K2 ऐसे दे रखे हैं बेटा, K1 और K2। मैं इससे रिलेटेड यहाँ पे एक दो बातें करूँगा, बाकी तो क्वेश्चन तो आसान है। मैं मेन चीज़ आपको एक्सप्रेशन लिखना सिखा देता हूँ। अगर अपन लिखें डी ए वाई डी टी, तो क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन का आंसर अलग पार्ट है, एक कंसेप्ट जो है वो उसको समझ लीजिए। यहाँ पे वो आ जाएगा बेटा माइनस K1 इंटू ए। ठीक है, ये आ गया एक एक्सप्रेशन। आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, जब इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा AT बराबर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 मान लो e की पावर माइनस K1T। ठीक है, ये तो रहा ए के बारे में, लेकिन ए के बारे में चर्चा नहीं करी। अब बी का एक्सप्रेशन मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो कैसा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2, इतना आपको पता होना चाहिए। तो बी के लिए आप क्या लिखोगे बेटा, डी वी वाई डी टी। क्योंकि एक बार एक्सप्रेशन लिखना आ गया फिर तो आपने मैथ में इंटीग्रेशन तो पढ़ाई है, कैसा भी एक्सप्रेशन आ रहा है इंटीग्रेट कर ही सकते हैं आप लोग। तो क्या आ जाएगा बेटा, K1 A माइनस K2B, ये आएगा आपके लिए V का एक्सप्रेशन। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो मैं आपको इंटीग्रेट करने पे बता देता हूँ क्या आएगा। ये A इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई टू द पावर माइनस K1T माइनस ई टू द पावर माइनस K2T। सर ये आपको कैसे पता है भैया, इंटीग्रेट कर लो, आपका भी आंसर यहीं तक आ जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं आनी है। तो नाउ एज यू कैन सी कि जो भी इन्होंने पूछा है कि K1 बड़ा है K2 से, तो नाउ एज यू कैन सी कि भैया अपने को सीधा दिख रहा है, लीनियर तो है नहीं, और थोड़ी सी बुद्धि लगा लो। अगर t बराबर 0 पे बात करें, t बराबर 0 पे आपके पास तो सिर्फ a ही होएगा, या आप क्या करो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके देख लो। t बराबर 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया 1 माइनस 1 0, तो ये भी कितना आ गया 0, ये सारा आ गया। ठीक है, यही आपकी है बी की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू कि क्या दे रखा है, K1 ग्रेटर देन K2 है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अपने को इतना नज़र आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, और ये भी पता है t बराबर पे 0 है, तो t बराबर 0 पे ये ऊपर से तो स्टार्ट होने ही नहीं, तो ये वाला भी कर्व गया, ये वाला भी गया, बचा कौन सा, यही वाला बचा। अदरवाइज यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन था वो ये था। अच्छा सर इतना बताया, तो सी के लिए भी एक्सप्रेशन बता दो। ठीक है, सी के लिए भी बता देता हूँ मैं। व्हाट यू कैन डू सी के लिए, डी सी वाई डी टी दैट वुड बी इक्वल टू K2 इंटू वी।
ठीक है, दिस इज गोइंग टू द एक्सप्रेशन फॉर सी। आगे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। चलो बेटा आगे चलते हैं। ये ग्राफ दे रखे हैं, एक्सप्रेशन आप वहाँ से ला सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, और भी चीज़ें हैं कि इन ग्राफ को कैसे समझा जा सकता है। अपने को ये तो पता ही है, टी बराबर 0 पे सी भी नहीं होएगा तो वो भी 0 से ही शुरू होएगा। टी बराबर 0 पे केवल आपके पास ए है तो ऊपर से शुरू होएगा। और अपने को अभी ए टी का एक्सप्रेशन भी आया था ना, e की पावर माइनस k1t, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो लो ए का बनाओगे तो ऐसा ही तो आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ। देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू। वी का एक्सप्रेशन मैंने आपके लिए सामने साक्षात लिख दिया, क्या आ सकता है लिखा था ना, ये लंबा वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें आप वैल्यू पुट करते रहो, क्वेश्चन कर लो। उस एक्सप्रेशन को उसका क्यों बताया, अपन ऐसे ही नहीं देख सकते थे बेटा, कई बार ऐसा करके पूछ लिया तो अगली बार वो ये भी तो कर सकते हैं, ऐसा करके पूछ लें। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि वो क्या पूछ रहे हैं। एक बार आपको एक्सप्रेशन बता दिया, लिखना सिखा दिया, आप तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए यू कैन सॉल्व इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा पहले भी आ रखा है, जेई एडवांस में पहले भी पूछा जा चुका है, जेई मेन ने भी पहले पूछ रखा है। पहले क्या पूछा था कि डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं, और यहाँ पे इस बार पूछा हाइड्रोजन बॉन्ड से कितने कनेक्टेड है। तो इसका आंसर आएगा एक, CuSO4.5H2O जो होता है बेटा, वो बेसिकली ये होता है CuH2O का होल 4 SO4.H2O, ये होता है बेटा आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कॉपर जो है +2 में है। 4 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दोज आर डायरेक्टली कनेक्टेड, और जो 5वां वाला होता है डेट इज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर कॉपी वगैरह में बना हुआ है, एक्सरसाइज 3 में भी है, तो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इस तरीके से बेटा। 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज द डोनर, तो अपने पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसका। ठीक है, और जो 5वां है बेटा वो अपना H बॉन्डिंग से कनेक्टेड होता है। देखो एज यू कैन सी जो अपना 5वां वाटर मॉलिक्यूल है डेट इज कनेक्टेड बाय द H बॉन्डिंग, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली कितने कनेक्टेड है, तो आंसर कितना था 4। इस बार क्या पूछ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डेड कितने हैं, तो बेटा कितना है 1। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्या दे रखा है बेटा, 6.3 ग्राम्स ऑफ H2CO4.2H2 डिजॉल्व इन इतने ml ऑफ वाटर देन अ मोलरिटी। तो बेटा ये आसान है, चुपचाप आप क्या करो बेटा, इसका मोलर मास निकाल लो। मोलर मास आएगा इसका 126 ग्राम, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वॉल्यूम है 250 ml में, यानी 1/4 लीटर्स। ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लेना, इस फॉर्म में ले आना उसको। ठीक है, चलो वही दे रखा है बेटा 6.3/126, और ये 250/1000, तो वो जो 1/4 लिखा था, क्योंकि अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स लेती है। ठीक है, तो ml में तो लेना नहीं, इन्होंने क्या किया पहले ml में लिया 250 और फिर 1000 से डिवाइड कर दिया, तो लीटर में कर लिया। कैसे भी करो यार, आंसर आना चाहिए बस। आगे क्या है बेटा, हाउ मैनी हेलोजन फॉर्म XO3- आयन, इसमें गड़बड़ आएगी। क्यों गड़बड़ आएगी, जो ज़्यादा बुद्धि लगाएगा ना उसका आंसर आएगा 4, सर कम बुद्धि लगाए तो 3 आएगा। सर आंसर कैसे मैच करेगा, 3, वही अपना आंसर है। ठीक है, तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये बेटा क्या है, ऐसे ClO3- होता है तो ये क्या बन जाता है क्लोरेट आयन, BrO3- होता है तो बन जाता है ब्रोमेट आयन, और IO3- बन जाता है तो बेटा होता है आयोडेट आयन। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ है कितने में, +5 में बैठे हुए हैं ये सभी। अपने को पता है फ्लोरीन की मैक्सिमम OS होती है बेटा 0। ठीक है, पॉजिटिव OS फ्लोरीन कभी भी शो नहीं करता। अब दिक्कत ये है कि सर कोई बोले हैलोजन में सर ये भी तो है, हाँ तो ये तो बना सकता है, हाँ जी, तो इस हिसाब से तो आंसर 4 होना चाहिए। इतनी बुद्धि नहीं लगानी सर वो रेडियो एक्टिव है फलाना डिम का, रेडियो एक्टिव तो सीजियम भी है फ्रांशियम भी है, तो उनको क्या एस ब्लॉक का नहीं मानते, सब कुछ मानते हैं। ठीक है, तो अपन इतना ज्ञान नहीं देते, अपन हेलोजन्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे अपने आप को समाप्त कर लें। और अपने को पता है यहाँ पे +5 है तो फ्लोरीन XO3- नहीं बनाएगा, FO3- कभी नहीं बनता। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, बाकी ये 3 बन जाएंगे, तो आपको आंसर 3 रिपोर्ट करना है। आगे चलते हैं।
सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोल गैसिफिकेशन। पहली बात तो सिन गैस क्या होती है, सिन गैस बोला जाए या आपने को बोला जाए वाटर गैस, दोनों सेम ही होती है बेटा, ठीक है। तो जो पहली लाइन लिखी हुई है ये सही बात है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन्स है, ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। और अगला क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ CO H2 एंड H2O इज कॉल्ड सिन गैस, गलत बात है बेटा, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हो जाता, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें क्या होता है बेटा, आप कार्बन सॉलिड प्लस स्टीम ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, CO प्लस H2 मिल जाएगा बेटा। कार्बन का होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ बेटा जो ऑक्सीजन है वो तो ऑलरेडी -2 में थी, तो यहाँ भी -2 में। हाइड्रोजन जो यहाँ पे +1 में था वो रिड्यूस होकर कहाँ पहुँच गया बेटा, 0 में पहुँच गया। तो कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन, ठीक है। तो CO जो सिन गैस होती है वो होती है CO प्लस H2, ये होता है बेटा। तो यहाँ तो H2O भी दे रखा है, वो गड़बड़ है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा, फॉल्स। चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का टॉपिक है बेटा। और इन्होंने पूछ रखा है डेल्टा H रिएक्शन पूछ रखा है। तो डेल्टा H रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये आपका EP है। इफ़ यू वांट टू राइट ऑन द वाई एक्सिस तो आप वाई एक्सिस पे भी लिख सकते हो, और ये है आपका ER। तो जो डेल्टा H रिएक्शन होता है बेटा वो होता है EP माइनस ER। तो EP आपको दे रखा है, इन्होंने कुछ दे रखा होगा ना XY, हाँ Y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 45 किलोजूल पर मोल। तो यही तो है बेटा, ये है आपका EP और ये है आपका ER, तो यही तो चाहिए अपने को। तो ये कितना है बेटा, 45 किलोजूल। मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे क्योंकि बेटा आंसर नेगेटिव तो पुट करेंगे नहीं, अदरवाइज अपने को दिख रहा है कि बेटा क्या है, EP कम है और ER ज़्यादा है, तो डेल्टा H रिएक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा, -45 किलोजूल पर मोल आएगा आंसर। ऑब्वियसली अपने को पता है, चुपचाप क्या है, मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45। सो बेटा दैट विल बी ऑल विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पेपर। थैंक यू जेंटलमैन।